ये इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उनके आपस के रिश्ते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो सारा विषय है जिसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि वो सब 4 इक्वेशंस के अंदर में घुसा हुआ है। और वो 4 इक्वेशंस मैक्सवेल के इक्वेशन कहे जाते हैं। और उसको अगर मैं लिखूं तो इस प्रकार से लिखते हैं। और इसको पढ़ते हैं, ये जो ऐसा उल्टा त्रिभुज जैसा बना हुआ है और आगे में डॉट लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर ये चार्ज डेंसिटी है, आवेश की, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये एप्सिलॉन नॉट जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी कही जाती है। तो ये डाइवर्जेंस है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। ई ऐसा पढ़ेंगे। फिर दूसरा है इसी प्रकार से डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी लिखते हैं 0। फिर एक ऐसा संकेत तो वही है, आगे क्रॉस लिखते हैं ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको पढ़ते हैं कर्ल ऑफ ई, और ये लिखते हैं माइनस डेल बी डेल टी। तो इसको, इतने को पढ़ते हैं कर्ल, इसको लिखेंगे कर्ल ऑफ ई ऐसा, और फिर कर्ल ऑफ बी। म्यू नॉट ये फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, और उसके बाद जे करंट डेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है तो किसी क्रॉस सेक्शन से होकर के जा रहा हो तो आप करंट को क्रॉस सेक्शन एरिया से भाग लगाइए तो वो एवरेज करंट डेंसिटी बनी, और छोटे से एरिया से करिए उसी को तो करंट डेंसिटी, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई डेल टी। एक और जोड़ दीजिए फोर्स के लिए, फोर्स बराबर Q और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। इतने में से ही सारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का काम आप कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें आ रही है जिसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं, डाइवर्जेंस और यहाँ पे कर्ल। तो आज हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे कि डाइवर्जेंस होता क्या है, ये इसका मतलब क्या है, जो ऐसा करके ये लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। गॉस लॉ आप सब जानते हैं, है ना। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, उसमें ऐसा कुछ लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यहाँ पे गोला भी लगाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, बराबर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड और बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या चीज है ये क्या है? ये एक क्लोज्ड सरफेस पहले तो होना चाहिए, और क्लोज्ड सरफेस मतलब कोई आयतन है और उसका सरफेस है, तो वो क्लोज्ड सरफेस हो गया, जिसमें एक अंदर का है, एक बाहर का, एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है, और आप इनसाइड से आउटसाइड जाना चाहते हो तो उस सरफेस को छेद करके ही जा सकते हो, तो वो क्लोज्ड सरफेस हो गया। आपके पास कोई बॉटल है, ढक्कन बंद है, तो उसका जो ऊपर का सरफेस आप देखिए वो क्लोज सरफेस है, क्योंकि अंदर से बाहर आना होगा तो कहीं ना कहीं तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा। और अगर ढक्कन खोल दिया तो वो जो सरफेस है वो क्लोज नहीं है, क्योंकि अभी भी आप बोतल के अंदर और बोतल के बाहर की बात तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर आप ऐसे करके चले आ सकते हैं बिना बोतल को तोड़े हुए। तो एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, बंद सरफेस होना चाहिए। और बंद सरफेस जब आपने ले लिया जिस भी शक्ल का, तो उस बंद सरफेस के आप छोटा हिस्सा उसका लीजिए, और उस छोटे हिस्से को आप छोटे हिस्से को लेकर के, और वहां जो सरफेस है उस पर बाहर की तरफ एक नॉर्मल खींचिए, और उस नॉर्मल को आप डीए बोलिए। ये जितना क्षेत्रफल आपने, जितने स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, जो भी आप इकाई यूज कर रहे हैं, जितना मैग्नीट्यूड है इस एरिया का,
उतनी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कीजिए और आउटसाइड नॉर्मल की तरफ आप उसका डायरेक्शन दीजिए। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर डीए वेक्टर कहलाता है, एरिया वेक्टर कहलाता है। तो कोई भी सरफेस ले लें हम, जैसे ये अगर एक सरफेस है, ये पूरा ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सारा मिला दें, ये क्लोज सरफेस है। तो अब हमने यहाँ पे अगर डीए लिया है तो यहाँ पे मैं नॉर्मल खींचूंगा आउटसाइड बाहर की तरफ, तो ऐसा कुछ नॉर्मल मिलेगा। और जितना बड़ा मैंने यहाँ एरिया लिया है उसी के अनुसार हम इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अगर यहाँ इस कोने पर मैं अपना एरिया लूँगा तो डीए वेक्टर ऐसा बनेगा, इधर की तरफ लूँगा तो डीए वेक्टर ऐसा बनेगा, यहाँ डीए वेक्टर ऐसा बनेगा, यहाँ डीए वेक्टर ऐसा बनेगा, आउटसाइड की तरफ नॉर्मल। तो ये हमारा एरिया वेक्टर, ये डीए वेक्टर ऐसा बनेगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कुछ दिशा होगी, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ लिखा है, वो इस छोटे एरिया के लिए हो गया। और इस पूरे सरफेस को इसी तरह से छोटे छोटे एरिया लेकर के हर एक के ऊपर ये ई डॉट डी ए निकाल करके जोड़ दें तो बना ये इस तरफ का इंटीग्रल, जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। इस बंद सतह से होकर के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स ये इतना बना, और ये बराबर होगा इसके अंदर पूरे वॉल्यूम के अंदर में जितना भी चार्ज है प्लस माइनस मिला के नेट चार्ज जितना है उतना बटा एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस लॉ होता है, ये आपको पता है। अब आप सोचिए कि हमने अगर ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम लिया, ये वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं वो अगर हम बहुत छोटा सा वॉल्यूम लें, खूब छोटा सा, एक पॉइंट है और उस पॉइंट के अराउंड जरा सा हमने वॉल्यूम बनाया, तो क्या होगा? तब वैसी हालत में भी ये इक्वेशन सही होगा, और वो वॉल्यूम जितना है उस वॉल्यूम से हम भाग लगा दे दोनों तरफ, तो क्या होगा? तब बनेगा ये ई डॉट डी ए उस छोटे वॉल्यूम के ऊपर, और बटा जो छोटा सा वॉल्यूम लिया है मैंने वो भाग लगा दे। छोटा सा वॉल्यूम है तो थोड़ा ही सा चार्ज भी उसके अंदर में होगा, तो जितना उसके अंदर में चार्ज है वो हो गया यहाँ पर, और बटा एप्सिलॉन नॉट तो ये है ही, और डीटो। ये डीटो जो हम लिख रहे हैं उस छोटे से वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं, जो आयतन है, जिसका सरफेस है जहां हमने ये इंटीग्रेशंस किया है, और उससे हमने दोनों तरफ में भाग लगा रखा है। तो जब उस वॉल्यूम से हमने उसके अंदर के चार्ज को भाग लगा दिया तो ये क्या बना? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज डेंसिटी। अगर बड़ा वॉल्यूम है और तब पूरे चार्ज को भाग लगा रहे हैं तो आपको एवरेज डेंसिटी मिलेगी, लेकिन अगर आपने बहुत छोटा वॉल्यूम लिया हुआ है तो वो वहाँ की डेंसिटी बन जाएगी। तो ये हुआ रो और बटा एप्सिलॉन नॉट। और जो पहला इक्वेशन मैंने लिखा था, पहला इक्वेशन जो मैंने लिखा था, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज बन रही है यही चीज डाइवर्जेंस ऑफ ई है, यही डाइवर्जेंस का डेफिनेशन है। अगर आपको किसी फील्ड का डाइवर्जेंस चाहिए तो आपको यही काम करना है, परिभाषा के तौर पे उस फील्ड का फ्लक्स निकालें छोटे से वॉल्यूम पे, जहाँ पे आपको वो डाइवर्जेंस ई चाहिए उसी जगह पर छोटा सा वॉल्यूम लें, और उस पर ये आप ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कर लें। उतना छोटा सा वॉल्यूम है, जैसे भी आप उसको निकालें, वो जो फ्लक्स है उसको आप भाग लगा दें उस छोटे वॉल्यूम से, उसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई। यही हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब हो गया, या किसी भी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का मतलब हो गया ई डॉट डी ए और बटा छोटा वॉल्यूम जितना छोटा आप लेना चाहें। और याद रखिएगा ये थोड़ा गणित भी है, थोड़ा फिजिक्स भी है, तो हम डीटो टेंड्स टू ज़ीरो तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन फिजिक्स है तो बहुत छोटा भी नहीं जा सकते हैं, एटम के साइज़ में, न्यूक्लियस के साइज़ में, इन सब में हम नहीं जाएंगे।
हमारे लिए छोटा का मतलब है अभी भी उसमें 10-20 हज़ार मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, उसी को हम छोटा मानकर चलेंगे, अन्यथा वहाँ आप चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो ये डाइवर्जेंस इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब हम आपको एक सिंपल सा इसका एक्सप्रेशन देना चाहेंगे कि कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस ई कैसा होगा, कितना होगा। तो मान लीजिए हमारा जो वॉल्यूम है वो हमने एक XYZ एक्सेस है हमारे, और उसी में ओरिजिन पर से शुरू करके और हमने एक क्यूबिकल वॉल्यूम बनाया। एक क्यूबिकल वॉल्यूम हमने बनाया, क्लोज्ड वॉल्यूम है, हर तरफ इसका सरफेस, 6 सरफेस जो होते हैं क्यूब के, ये सभी 6 सरफेस के अंदर में ये वॉल्यूम है। और अगर आपने कुछ लिखा है, मान लीजिए इधर में हमने y एक्सिस लिखा है, इधर में हमने ये यहाँ से ओरिजिन ले लेते हैं, ये हमने y एक्सिस लिखा है, और ये हमने z एक्सिस लिखा है, और ये हमने x एक्सिस लिखा है। साधारणतः ऐसा डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो जो ओरिजिन पर जो ये सरफेस है, ये वाला सरफेस x बराबर 0 वाला सरफेस, इसको देखिएगा, यानी ये ओरिजिन है, इधर हम dx दूरी आगे बढ़ गए हैं, इधर हम dy दूरी आगे बढ़ गए हैं, इधर हम dz दूरी आगे बढ़ गए हैं। या हम इधर से चलते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। इस सरफेस को देखें हम, इस वाले सरफेस को, और इसी के सामने इस वाले सरफेस को देखें, और हम ये निकालने जा रहे हैं, E डॉट डी ए निकालने जा रहे हैं। सभी 6 पे हमें काम करना है, सभी 6 पे हमें काम करना है। पहले हम इस पर और इस पर काम करते हैं, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ भी, उसका कुछ डायरेक्शन होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो आप देखें, इस पर अगर आप लंब खींचेंगे, इस एरिया पे अगर आप नॉर्मल खींचेंगे तो वो नॉर्मल y डायरेक्शन में आएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा जिसका कुछ x कंपोनेंट होगा, जो कुछ इसका y कंपोनेंट होगा, कुछ इसका z कंपोनेंट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में उस डीए वेक्टर को, ये डीए वेक्टर है, ये डीए वेक्टर है, इस वेक्टर को हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। और ये एरिया कितना बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा, ये dx लंबाई और ये dz लंबाई, तो ये एरिया बनेगा dz इंटू dx, इतना तो एरिया बनेगा। और इसका जो डायरेक्शन बनेगा वो y डायरेक्शन में बनेगा, यानी ऐसा। और इसलिए इस सरफेस पे जब हम कर रहे हैं और E डॉट डी अगर हम निकाल रहे हैं तो वो E डॉट डी बनेगा, केवल ये कंपोनेंट चाहिए अपने को, EY और dz dx, EY dz dx ये कंपोनेंट बनेगा। लेकिन ये है कहाँ पे, ये ओरिजिन मैंने यहाँ लिया था, ये उससे dy आगे बढ़ करके है, ये y डायरेक्शन में आगे बढ़े हैं हम, x और z डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो हम y डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एसेंशियली है EY एट x y प्लस dy z dz dx। राइट, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये y बराबर 0, ओके, इसको आप y पर ले लें, इसको आप y पर ले लें, और इसको आप y प्लस डी वाई पर ले लें। ओरिजिन यहाँ नहीं लेकर के हम इधर कहीं ओरिजिन लेते हैं, वही अच्छा रहेगा, y x एंड z, सो दैट ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x, y, z, राइट। या इसके बीच का भी कोई पॉइंट आप ले सकते हैं, x, y, z। तो हम जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो y की जगह हम y प्लस डी वाई पे पहुँच रहे हैं, इसलिए y प्लस डी वाई लिखा हमने, और x और z जो यहाँ है वही यहाँ है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट से
इसमें इसमें भी x में वेरिएशन है, इसमें भी z में वेरिएशन है, लेकिन जो यहाँ है वही यहाँ भी है, x z जो यहाँ है वही यहाँ भी है, केवल y बदल रहा है। तो ये ऐसा। इसके बाद ये वाला जब सरफेस लेंगे, इसके सामने वाला ये सरफेस जब लेंगे, हम इस सरफेस पे आएंगे, यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल है, तो वो इस दिशा में होगा। ये यहाँ के लिए dA इधर को होगा। तो इस सरफेस के लिए हमने यहाँ लिखा था, और इस सरफेस के लिए अब हम यहाँ लिख रहे हैं कहीं पे। तो आप देखिए जो E है वो तो ठीक है, EX I कैप EY J कैप EZ K कैप, और इस बार जो ये EX EY EZ हैं वो यहाँ के XYZ वाले हैं, और जो DA वेक्टर है वो होगा, एरिया तो वही है dx dz, लेकिन डायरेक्शन इस बार माइनस जे कैप हम लिख रहे हैं क्योंकि DA वेक्टर इस साइड में है। और इसलिए जब हम E डॉट DA करेंगे तो फिर से हमको EY ही बचेगा, लेकिन ये EY कौन सा है, ये x, y, z वाला है, dz dx। ये इस जगह पर हमें ये x y z वाले पॉइंट हैं, ये हम y की जगह y प्लस dy पे चले गए थे, तो अभी यहाँ जब लिख रहे हैं हम तो x y z लिख रहे हैं, जब यहाँ लिखा था हमने तो x y प्लस dy और z ऐसा लिखा था। इन दोनों को आप मिलाइए, इन दोनों, हमें सभी 6 पे निकालना है, लेकिन पहले इन दोनों को हम मिला लेते हैं। इन दोनों का मिला करके अगर हम लिखते हैं, यानी ये और ये, इन दोनों को अगर आप मिला दीजिए, ये एक माइनस यहाँ रख दीजिए क्योंकि ये माइनस जे कैप था, यहाँ जे कैप था, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप मिलाइएगा तो E डॉट DA इन दोनों सरफेसेस का मिला करके आप कुछ एक दो नाम दे सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा EY at x, y प्लस dy, z और माइनस EY x, y, z, और इस पूरे के ऊपर dz dx। तो 6 में से 2 सरफेसेस हो गए, ये वाला सरफेस हो गया और ये वाला सरफेस हो गया, और ये दोनों पेयर जो हैं सो ऐसे बन गए। इसी प्रकार से आप बाकी जो 2 पेयर्स हैं उसको भी देख लीजिए। ये हम y की तरफ बढ़े थे और हमने ये दोनों लिया था, आप x की तरफ बढ़े और जो dy dz है उस में उस एरिया को चलें, एक यहाँ पर एक इसके पीछे वाले में, इधर को हम जब चलते हैं तो ये x डायरेक्शन होता है, इसके परपेंडिकुलर ये dy dz एरिया बनेगा। एक बार इधर की तरफ dA वेक्टर होगा, एक बार उधर की तरफ dA वेक्टर होगा, और उसको जब आप मिला करके लिखेंगे, और यहाँ पर चूँकि हम x बदल रहे हैं तो एक बार x प्लस dx आएगा, y, z, और दूसरी बार x, y, z आएगा। ठीक यही गणनाएं चलेंगी, और वो जब आप करेंगे तो उससे जो पेयर बनेगा वो दूसरा पेयर बनेगा इसी प्रकार का होगा। और अगर आप 3-4 बोलें उसको, E डॉट DA 3 प्लस E डॉट DA 4, तो ये ऐसे बनेगा। इस बार हमारा जो एरिया है वो x की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो dy dz एरिया है, x के जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, dy dz, और इसलिए जो हमारा dA वेक्टर होने वाला है वो i कैप डायरेक्शन में होने वाला है, तो ये वाला बचेगा, EX बचेगा। तो ये होगा EX at x प्लस dx, y, z, माइनस EX at xyz, और यहाँ पे dy dz। और वैसा ही अगर आप z डायरेक्शन में चले तो बाकी जो 2 सरफेसेस बच गए 5 और 6, उनकी बात आएगी।
यहाँ पर z होगा और यहाँ z प्लस dz हो जाएगा। और जो एरिया वेक्टर्स होंगे वो ऐसे होंगे, यहाँ पर जो dA वेक्टर होगा ये प्लस z डायरेक्शन में होगा, यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा वो माइनस z डायरेक्शन में होगा। तो वो जो सरफेसेस दो बच गए उनको जब आप लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इस बार Ez, क्योंकि dA वेक्टर z डायरेक्शन में है, dA, हाँ राइट, dA वेक्टर z डायरेक्शन में है। तो जब हम E डॉट dA से करेंगे तो हमें ये z कंपोनेंट वाला ये वाला बचेगा, यहाँ Ez कर दे, Ez बचेगा। तो Ez और कहाँ क्या बदल रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में z बदल रहा है। तो यहाँ x y z वाला है, तो यहाँ x y z प्लस z वाला है। तो इसलिए ये Ez एट x y z प्लस dz और माइनस Ez एट x y z ऐसा। और इस बार z के परपेंडिकुलर dx dy। इन तीनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो मुझे वो इंटेग्रल E डॉट dA ओवर दिस क्लोज सरफेस ऐसा निकल करके आएगा। तो उसको करते हैं। तो सबको जोड़कर लिख दूं मैं, इंटेग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू, यहां से शुरू करते हैं, पहले x वाला तब y वाला तब z वाला। सो Ex at x प्लस dx कोमा y कोमा z माइनस Ex at x y z, और इस पूरे को गुणा कर दिया गया dy dz से, प्लस Ey at x y प्लस dy z और माइनस Ey एट एक्स वाई जेड, और इसको गुना कर दिया गया डी जेड डी एक्स से, प्लस ई जेड एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस डी जेड माइनस ई जेड एट एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स डी वाई। छोटा वॉल्यूम है डी एक्स डी वाई डी जेड, छोटा वॉल्यूम है, उसका सरफेस है और उस सरफेस पर हमने ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट कर दिया है और ये इतना बन गया है। उस वॉल्यूम से भाग लगा दीजिए। मैं डाइवर्जेंस निकालना चाहता हूँ, याद है आपको, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए ओवर दैट छोटा वॉल्यूम। तो उस छोटे वॉल्यूम से भाग लगा दीजिए, यानी dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, इतने से आप भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा ई एक्स एट एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस ई एक्स एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये इतने को हमने जब भाग लगाया डी वाई डी जेड का यहाँ पर नीचे dx बना, प्लस ई वाई एट एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड और माइनस ई वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इस पूरे को आप भाग लगाएंगे जब dx dy dz से तो dy बचेगा, तो नीचे dy और प्लस ई जेड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस डी जेड ये वाला, और माइनस ई जेड एट एक्स वाई जेड और बता डी जेड। अब इसको देखिए, इस एक्सप्रेशन को,
इसमें x की जगह हमने x प्लस डी एक्स किया है, x को बदला है, y और z को नहीं बदला है, और x को बदलकर x प्लस डी एक्स किया है, और ex का मान जितना बदल गया है वो यहां पर है। यानी x में जब मैं थोड़ा परिवर्तन dx करता हूं तो ex में कितना परिवर्तन होता है वो यहां न्यूमरेटर में है, और उसको मैंने dx से भाग लगाया है, और dx छोटा है, गोइंग टू जीरो। फिजिक्स और मैथमेटिक्स की अपनी अपनी भाषा है, गोइंग टू जीरो, वो छोटा है। तो अगर हमने ex का xyz पर जो वैल्यू था उसमें x प्लस डी एक्स कर दिया है, yz नहीं बदला है, और फिर उस dx से भाग लगा दिया है, तो इसी को तो हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। और चूंकि इसमें yz फिक्स्ड है, केवल x बदल रहा है इस वाले में, इसलिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, और इसलिए इस पार्ट को हम लोग लिखेंगे डेल्टा ई एक्स डेल्टा एक्स। ऐसा 3 वेरिएबल का फंक्शन है। ये जो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का भी फंक्शन है। y को बदलेंगे तो भी बदल सकता है, z को बदलेंगे तो भी बदल सकता है, x को बदलेंगे तो भी बदल सकता है। लेकिन यहां पे हम y और z को नहीं बदल रहे हैं, केवल x को बदल रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे करके लिखते हैं। ऐसे ही इसको देखिए, ये ey एक फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, x y z का। यहां पर हम x और z को नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ y को बदल रहे हैं, और जितना बदल रहे हैं और उसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के y कंपोनेंट में परिवर्तन है वो ऊपर, और जो हमने y में परिवर्तन लाया वो नीचे, इसको हमने यहाँ भाग लगा रखा है। तो ये इसी तरह प्लस डेल ई वाई डेल वाई, और यहाँ पे प्लस डेल ई जेड डेल जेड। तो आप देखो ये हमने क्या कर लिया, ये क्या हम निकाल रहे हैं, ये हमने इसको वॉल्यूम से भाग लगाने के बाद ये सब लिखा है। यही है डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये है डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में, तो आप ये डिफरेंशिएशन करके डाइवर्जेंस ऑफ ई का एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ये डाइवर्जेंस ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जनरल फार्मूला है। ये किसी भी प्रकार का फील्ड हो, आप बी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, तो वो यहाँ ई की जगह बी कर देना, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। और भी किसी प्रकार का अगर कोई इस तरह का फील्ड हो जिसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट होते हों, और जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पॉइंट पर डिपेंड करता हो, आपको उसका डाइवर्जेंस चाहिए। वेलोसिटी है, फ्लूइड है, बह रहा है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, आपको उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेलोसिटी रख दीजिए, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट, तो वेलोसिटी का डाइवर्जेंस निकल जाएगा। तो डाइवर्जेंस के लिए जनरल फार्मूला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स में भी इसको कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, उसमें भी कर सकते हैं। उनके एक्सप्रेशंस अलग किस्म के होंगे, लेकिन कार्टेशियन में अगर है तो वो इस प्रकार का है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसमें आप जानते हैं ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है वो रो बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यानी जहां चार्ज है वहां तो डाइवर्जेंस का भी नॉन जीरो वैल्यू होगा, और जहां चार्ज ही नहीं है, स्पेस में एक्स वाई जेड ऐसा पॉइंट है जहां कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, तो वहां पे इसको जीरो होना होगा। तो आप इसको ये सोच सकते हैं, जैसे आप फील्ड लाइंस जानते होंगे, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानते हैं। अगर कहीं चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो वहां से आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रहे हैं। या और किसी किस्म का यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसके अनुसार, कहीं मान लीजिए ऐसे चार्ज फैले हुए हैं, तो आप बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फील्ड लाइंस आप खींचते हैं, और जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो
अगर आपने कोई क्लोज सरफेस लिया हुआ है, कोई क्लोज सरफेस आपने लिया हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, और मान लीजिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी की तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ, हर जगह जहाँ भी देखें वो बाहरी की तरफ है, तो स्वाभाविक है कि E डॉट dA का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो वो पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? फील्ड लाइंस बाहर निकले, ऐसा कैसे होगा? ऐसा तब होगा जबकि उसके अंदर में चार्ज होगा। और सही भी है, जब इसको ग्रेटर देन 0 होना है तो अंदर में चार्ज भी होना है और पॉजिटिव चार्ज होना है। तो यानी जब चार्ज होते हैं वहां से ऐसे ऐसे लाइंस जो बाहर निकलते हैं, फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, तो वहां पे डाइवर्जेंस 0 नहीं होता है और पॉजिटिव होता है। तो डाइवर्जेंस का एक ये भी आप समझ सकते हैं, जो भी जिस तरह का फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी का फील्ड है और किसी भी किस्म का फील्ड है, अगर जो उसकी दिशा बताने वाली रेखाएं हैं उनका कोई सोर्स है, कोई स्रोत है जहां से वो लाइंस निकल रही हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं, जहां से वो फील्ड निकल रहा है ऐसा आप सोच सकते हैं, उस पॉइंट पर डाइवर्जेंस का नॉन जीरो वैल्यू होगा। और अगर कोई सोर्स नहीं है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर डाइवर्जेंस 0 होगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि हर जगह यहाँ सरफेस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका फील्ड जो है उसकी दिशा उसके अंदर की तरफ ही घुस रही है, dA बाहर और फील्ड अंदर, तो फिर वो नेगेटिव होगा, जो इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव बनेगा क्योंकि dA बाहर फील्ड अंदर। और ठीक भी है, ऐसा कब होता है? ऐसी फील्ड लाइंस कब होती है? ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं जबकि अंदर में कहीं पर नेगेटिव चार्ज होता है, तब फिर वो ऐसा जा करके उसमें नेगेटिव चार्ज पर लाइंस टर्मिनेट होती है। तो ये ऐसे है जैसे कि फील्ड वहां जा करके और कन्वर्ज कर रहा है, मिल रहा है और खत्म हो जा रहा है, सब तरफ से आ रहा है फील्ड और वहां जा करके वैनिश हो जा रहा है। तो यहाँ पर सोर्स है फील्ड का जहां से फील्ड्स निकल रहे हैं, और यहाँ एक तरह से सिंक है, एब्जॉर्बर है, सारा फील्ड वहां जाकर के खत्म हो रहा है। ऐसा दिखता है, चित्र में ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं कि फील्ड चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ लो कि वो नेगेटिव चार्ज वहां पर है, नेगेटिव सोर्स है वहां पे फील्ड का। और ऐसा दिख रहा है तो आप समझ लो कि वहां पे पॉजिटिव सोर्स है। यहाँ पे E डॉट dA करेंगे तो वो नेगेटिव आने वाला है। और कुछ ऐसा अगर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर में यहाँ है, इधर में यहाँ है, इधर में यहाँ, इधर में यहाँ, ऐसा है, तो ऐसे हो सकता है कि जो यहाँ एरिया आपने लिया है वहाँ पे पॉजिटिव E डॉट dA है, यहाँ जो एरिया लिया है वहाँ नेगेटिव E डॉट dA, dA इधर, फील्ड इधर, तो कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कुल मिलाकर के हो सकता है आपका E डॉट dA 0 बन जाए। और अगर ये बहुत छोटा वॉल्यूम है तो इसका मतलब है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पे 0 है। तो इस प्रकार से हम लोग फील्ड के डायरेक्शंस को देख करके, अगर फील्ड लाइंस है तो उन फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस को देख करके, फील्ड लाइंस को देख करके हम लोग बहुत बार बता सकते हैं कि कहाँ डाइवर्जेंस 0 है, कहाँ डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, कहाँ डाइवर्जेंस नेगेटिव है।